हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चालुक्य वंश तक किया था और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे राष्ट्रकूट से, ठीक है। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा ये पैराग्राफ, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय देखेंगे और ये कुछ एक आध पेज ही है। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होगा, ठीक है। हमने प्राचीन भारत देखा और फिर हम मध्यकालीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री देखेंगे ना, मेडिएवल इंडिया। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ राष्ट्रकूट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रहा हो, और अगर थोड़ा भी हेल्प आ रहा हो मेरी वीडियोस से आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियोस को, सारी सीरीज़ को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकर या मान्य खेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो इससे भी क्वेश्चन उठ के आता है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना भी पिंक पिंक कलर से हाईलाइटेड है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलो। तो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, है ना। देखिए अब एलोरा, अजंता एलोरा पढ़े होगे ना, एलोरा की गुफाएं, तो उसका निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने ना। फिर है ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। अब देखिए पहला शासक कौन सा था, ये तो हमने शासकों के नाम पढ़े। अब इनमें से पहला शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का, तो ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। कभी कभी ये सबसे भी क्वेश्चन उठ के आते हैं कि किसने किसको पराजित किया ना, तो मतलब इम्पोर्टेंट है ऑलमोस्ट ये सब भी। आप लिख लो, इसे लिखते चलो, बेटर रहेगा। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। अमोघवर्ष किस धर्म को मानता था, किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की, है ना। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, या फिर वह किस भाषा में था, तो कन्नड़ में था। और इसकी रचना किसने की थी, अमोघवर्ष ने। फिर है आदित्य पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमशुदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। ये कन्नड़ भाषा के कवि जो पोन्न है वो कहाँ रहते थे, तो आप देख सकते हो, है ना, किसके दरबार में, राष्ट्रकूट वंश के दरबार में रहते थे, कृष्ण तृतीय के ना। फिर है जिन्होंने शांति पुराण की रचना की, तो शांति पुराण की रचना किसने की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे बीच बीच से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें लाइन बाय लाइन सारा ही देखना होता है। बुक में ऐसा नहीं है कि हम जो भी बस हाईलाइटेड देख रहे हैं सिर्फ उसको देख ले, नहीं, एक बार तो एटलीस्ट रीड करना ही होता है और एक बार रिवीजन के टाइम कर लो, या फिर ऐसा कुछ बना लो कि 4-4 पेज डेली पढ़ना है और फिर वीकली उसको रिवाइज करेंगे। तो इस तरह का भी हैबिट अगर हम यूज़ करें तो हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य, नहीं शायद ये लाइन छूट गया ना हमारा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था, नहीं करा दिया था मैंने, अच्छा कोई नहीं, दोबारा करते हैं। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा
ठीक है, जो कहाँ है ये गुफा, महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था इसका निर्माण, है ना। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 33 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं, है ना। एलोरा में किसकी कितनी गुफाएं हैं देखिए, वो भी दिया हुआ है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, जिसकी संख्या 10 है ना, 10 गुफा है। विश्वकर्मा गुफा 10 है बौद्ध गुफाओं में। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी हम देखेंगे। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था, है ना। तो एलोरा की गुफाओं का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था, सबसे पहले उसको देखा, है ना, उसका उल्लेख किसने किया हमारा हिस्ट्री में, जो तो फ्रांसीसी यात्री था एक, जिसका नाम था थेविनेट, इन्होंने किया, है ना। कब किया, 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चलिए, ये तो हमने देखा आज राष्ट्रकूट वंश, है ना। अभी अगला हम देखेंगे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लभ पंचम ने की थी। इनकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था। इस वंश को अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था ना। इस वंश का, जो पल्लव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। तो इससे भी क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं कि संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, है ना। तो आप आंसर देख सकते हो यहाँ, सारंग देव ने। फिर है होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, है ना। यादव वंश जो हमने अभी देखा, उसका ही एक ब्रांच है ये होयसल वंश, है ना, उसी की शाखा है। बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिर काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। तो ये तो हमने देखा होयसल वंश, बहुत लंबा नहीं है इसका विस्तार। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कदम वंश, ये तो और भी छोटा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, ठीक है। किसकी स्थापना किसने की थी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन करते चलो। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। फिर है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक जो है वो वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, कोवलाल, जो कोलर है, कोलर भी कहते हैं उसे, जो बाद में तलकाड सॉरी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। फिर है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा, जो कि हैदराबाद में है, एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, ठीक है। तो इसका प्रथम शासक देख सकते हो कौन था, और फिर अंतिम शासक देख सकते हो कौन था, और कब से कब तक इसका शासनकाल चला, ये भी दिया हुआ है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का जो अभ्युदय हुआ, उसमें हम और भी वंश देखेंगे, लाइक जैसे कि आपका पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, और भी पीछे है, ठीक है। तो ये देखकर उसके बाद हम मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत, ठीक है, वो देखेंगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पाल वंश ने की थी।
पाल वंश का सबसे महान शासक जो धर्मपाल कहते हैं वो था। इसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल ने ना। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि शोठल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि में संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ओदंतपुरी जो कि बिहार में है, उदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। फिर है गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था ना। पाल शासकों के समय में ये गौड़ी रीति जो नामक एक साहित्यिक विद्या है उसका शुरुआत जो है वो पाल वंश के समय में ही हुआ था। फिर है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पुनरूप दिया था। ठीक है, चलिए। फिर है लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक दोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की जो कि शिव का विशाल मंदिर है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, तो ये से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। ठीक है, अब देखिए क्या कौन कौन थे कश्मीर पर शासन करने वाले शासक, तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ना, ये 3 थे। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही कराया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता शुय के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी में से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिनी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। फिर है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। फिर है गढ़वाल राठौर वंश। गढ़वाल वंश या राठौर वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी।
इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कृत्य कल्परु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमारी देवी ने सारनाथ में धनचक्र धन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1994 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। फिर है चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थीय द्वारा निर्मित एक विश्वविद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज राजसो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसके पृथ्वीराज तृतीय का विजय एवं गौरी की हार हुई है ना। इस युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय का विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था, उसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। फिर है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी दारानगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल में दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नाशधी चरित के लेखक श्रीहर्ष के प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशाह चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चामान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। फिर है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक बुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण का प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। फिर है धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा ही कराया गया था 999 ईस्वी में। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक
पदमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, इन दोनों ने। फिर है चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1200 देखिए अंतिम शासक कौन था चंदेल वंश का, ये नाम याद रखिएगा। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम शासकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद के गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। फिर है ये कलचुरी चेदी वंश, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। और ये सिसोदिया वंश, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हम देखेंगे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे और जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो यहाँ हमने सारे देखे है ना, प्राचीन भारत का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमने देखा सारे वीडियोस में। प्रीवियस वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है, अब जाके चेक कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये स्टार्ट करूँगी मध्यकालीन भारत, ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री और मेडिएवल इंडिया। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आज यहीं तक रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दे, जितना हो सके शेयर कर दे वीडियो को, ताकि और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, आपको फ्री PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा मध्यकालीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री और मेडिएवल इंडिया। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स हम और सब पॉइंट्स देखेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।